Hello everyone and welcome to you all on my YouTube channel Mystic Concepts. So today we will do RRB NTPC Maths and GK पोर्शन। तो हाल ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर से, तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे जो मैथ्स और जीके को क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक बार ज़रूर करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ करेंगे और लास्ट में जो जीके के क्वेश्चन जो आए उसको हम लोग कवर करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं हम आज का अब सेशन। ठीक है, तो हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझना है। तो बोला ये जा रहा है कि दो नंबर है, यानी दो संख्या है, उसका जो सम है वो आता है। सम कितना हमारे पास आ रहा है? सम आ रहा है 60। ठीक है, दो नंबर उसको अगर ऐड करेंगे तो आ रहा है 60 और उनका HCF दिया हुआ है, और उनका HCF जो दिया हुआ है हमारे पास वो है 12। ठीक है, और जो LCM जो हमारे पास आ रहा है, तो LCM आ रहा है आपका 72। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया कि उनका अगर दो नंबर को आप जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए, और अगर HCF 12 आ रहा है और LCM 72 आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर ये जो भी बताना होगा आपको वही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग निकालना है, मतलब जो उनका रेसिप्रोकल्स लेना है, जो नंबर आप फाइंड करोगे दोनों नंबर, और उनका रेसिप्रोकल्स का सम आपको निकालना है। तो चलिए इसको कैसे सोचेंगे। देखिए, हम यहाँ पे फोकस करते हैं इस वाले पोर्शन में कि HCF हमारे पास 12 है, तो यानी जो नंबर भी होगा 12 के मल्टीपल में ही होगा और उसका सम आना चाहिए 60। तो 12 के मल्टीपल को अगर ध्यान से देखेंगे तो 12 आता है, 24 आता है, और 36 आता है, 48 आता है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें सम लाना है कितना? 60 लाना है। ठीक है, तो सम 60 कहाँ से बन रहा है हमारे पास? आप ध्यान से देखेंगे तो 24 और 36 ये हमें 60 देगा। ठीक, अगर दो नंबर का सम 60 लाना है तो ये ही दो डिजिट देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन दोनों का व्युत्क्रम निकालिए, यानी उनका सम निकालना है, तो 1/24 प्लस 1/36। ठीक, यही करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 144, और इसका कितना हो गया? 6 + 4, यानी 10/144। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको कट भी कर सकते हैं, तो ये कितने टाइम कट हो जाएगा? 5/72। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक और फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है? LCM इनटू HCF। तो आप अगर एक बात गौर किए होंगे तो मैंने 72 का यूज़ नहीं किया कहीं पे। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि HCF जो होता है वो नंबर्स का मल्टीपल्स में ही आएगा। ठीक, तो ये 12 हो गया, 24 हो गया, 36। अब हमने चेक कर लिया कि 60 किसका सम दे रहा है। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो 24 और 36 का जो LCM आएगा वो 72 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब जैसे साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया गया। ठीक, और उससे पूछा क्या गया है? 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। ठीक है, तो यार साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ये एक पाइथागोरियन फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा होता है P/H, यानी 3/5, और आपको ट्रिपलेट पता ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। बेस आ गया हमारे पास 4, ये आ गया B का वैल्यू, ये हो गया P का वैल्यू, और ये हो गया H का वैल्यू। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए, 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 + tan थीटा का क्या होता है? P/B, यानी 3/4। ठीक है, अपॉन 1 - cot थीटा क्या होता है? B/P, यानी 4/3। जस्ट रेसिप्रोकल होता है tan का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7/4 अपॉन ये कितना हो गया? 3 - 4, यानी -1/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/4 क्रॉस
3/-1 ये आ गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20/4 और ये माइनस का -21/4 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे आते जाएगा ये जो सॉल्यूशंस पार्ट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, 5/2/3 प्लस 0.731 माइनस 3.231 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये हमारे पास है 231 इतना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5/2/3 को आप ब्रेक नहीं करेंगे। आपको ये पता होगा 2/3 जो है इसका वैल्यू कितना होता है 0.66। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5666। ठीक है, क्योंकि एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, और क्या था हमारे पास 0.731 माइनस 3.231 यही था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 3 ही डिजिट कंसीडर करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। तो 3-6 को लेके चलेंगे क्योंकि ये ऑन एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं एक बार, 7 9 3 और 6.397 आ जाएगा ऐड करके, और माइनस करना है 3.231 यानी ये कितना आ गया 661 और 3.166 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इजी था, बस आपको ये ध्यान रखना कि आप 2/3 को 0.66 लिखेंगे और 5 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर 2/3 रहता है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2.6666 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन करना है, √54 इंटू √125 अपॉन √24 इंटू √45। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 को क्या लिख सकते हैं 3√6 लिख सकते हैं। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं, इसको 5√5 लिख दिया। ठीक है, 25 क्रॉस 5 125 होता है। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 2√6 लिख देते हैं। ठीक है, 6 4 जा 24 तो 2 निकल गया, और ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 होता है, यानी 3√5 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, √6 से √6, √5 से √5 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास 5/2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो दिया हुआ जो बेलन है यानी सिलेंडर है, इसको बेलन बोलते हैं। तो सिलेंडर के बारे में दिया हुआ है कि इसकी जो ऊंचाई है यानी हाइट जो दिया हुआ है, इसका हाइट कितना हुआ, इसका हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना 14 सेंटीमीटर। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं रिपीट करता रहूँगा हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसका वॉल्यूम बता दीजिए, यानी क्या बताना है, आयतन बताना है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा अगर, तो इसका होता है 2πRH, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 528। ठीक है, और वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो इसका होता है πr²H। ठीक है, तो H तो हमें पता है लेकिन R हमें नहीं पता है, तो हम इस इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से R को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए R को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 × 22/7 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R इंटू H की वैल्यू दी हुई है 14, और ये कितना हो गया 528। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं। तो इसको कट करेंगे, 11 से कट करता हूँ, 11 2 ज़ा
और इधर करिएगा 11 4 जा 44 और 11 8 जा 88। ये कितना हो गया, ये इसको कट करते हैं, 2 2 जा 4 से इधर कट जाएगा और 4 से ये 12 4 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कट करते हैं 7 से टाइम्स और ये 6 टाइम्स, ये 7 से 7 चला गया, यानी आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, बस इसमें पुटअप कर देना। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6 लाए थे, 6 × 6 × एच की वैल्यू कितनी आ रही है 14। तो अब इससे कट करेंगे, 2 टाइम्स गया तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 12 6 जा 72 × 22, ठीक है। तो 72 जा कितना होता है 144 होता है, ठीक है। तो 144 और 144 इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो 4851 यानी 1584 आ जाएगा क्या सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको कर्व सरफेस एरिया का पता होना चाहिए, क्या होता है 2πRh और वॉल्यूम पता होना चाहिए πr²h, बस वैल्यू पुटअप करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। तो हमारे पास अब SI और CI का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 साल है, ठीक है। टाइम 2 साल दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि रेट जो है 10% है। रेट कितना है हमारे पास 10%। और इस पे जो हमारे पास आता है 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आता है यानी साधारण ब्याज जो आता है वो कितना आ रहा है 500 रुपया, ठीक है। यानी 500 रुपया हमारे पास साधारण ब्याज मिल रहा है। तो अगर यही टाइम और यही रेट रहे यानी समान समय और समान अवधि में CI की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो CI की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, हमें क्या पता है इसका प्रिंसिपल नहीं पता यानी मूलधन नहीं पता है, तो पहले मूलधन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो P की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा SI × 100 अपॉन टाइम × रेट, ठीक है। इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। तो SI हमारे पास कितना है 500 × 100 अपॉन टाइम का वैल्यू कितना है 2 × रेट है 10, तो कुछ नहीं था, इससे कैलकुलेट कर दो, ये 20 हो गया, ये कितना टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 2500 रुपये, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 2500 रुपये, ठीक है। तो अब देखो अब CI निकालना आसान हो जाएगा। तो CI के लिए क्या करते हैं 2 साल का निकालना है ना, तो CI हमें कितने साल में चाहिए, यही सेम टाइम ड्यूरेशन था। तो इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेट 2 साल का क्या हो जाएगा 10 + 10 और प्लस 10 × 10 अपॉन 100। तो 2 साल के लिए इक्विवेलेंट रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए x + y + xy अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेट हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 20 + 1 यानी कितना आ गया 21% रेट आ गया। तो देखो बस अब हमें CI का वैल्यू निकालना है। तो CI हमारे पास कितना आ जाएगा, जो मूलधन आया है P का यानी जो 2500 आया है उसका 21% ले लो, ठीक है। तो 21% यानी परसेंटेज को हटा दिया तो शॉर्ट चला गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 25 × 21 करना है, ठीक है। तो ये हो गया 500 और हो जाएगा 25, 525 ही आना चाहिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं एक बार, 25 21 25 और 50, ठीक है, 525 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, आपको ध्यान ये देना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि हम CI तक कैसे इजी वे से पहुँचे। अब आपने ये केयर नहीं किया कि मैंने फार्मूला का यूज़ नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ पहले अमाउंट पे पहुँच गया। ये जो P हमें फाइंड आउट कर लिए, तो P का जितना % वो इंटरेस्ट बना होगा वही तो हमारा CI देगा ना। तो मैं क्या इक्विवेलेंट निकाल दिया, जो ये 2 साल में इक्विवेलेंट आता है 10% का, तो ये 21% आ गया। तो P का 21% कितना आ जाएगा, वही देगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2500 का तुम 2 वर्ष में साधारण ब्याज के दर निकालना है तो रेट कितना हो जाएगा 20%। तो अगर 2500 का
इक्विवेलेंट अगर SI होगा तो 20% होगा, तो 20% इसका ले लो, तो कितना आ जाएगा 500। देखो 500 दिया भी गया है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है CI, फार्मूला का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन तीनों में से एक नन ऑफ दिस ऑप्शन था, तो इन तीनों में से कौन सा मेथड जो है औसत आंकड़ा निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, यानी अगर एवरेज निकालना है तो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसका आंसर होगा मीन। हमेशा मीन जो है बहुत ही इजी वे से आपको एवरेज निकाल के देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगर मीडियन मोड में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम अलग से क्लास इसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, इतने सारा डाटा दिया हुआ था और आपको फाइंड करना हुआ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यार यहाँ से अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको फार्मूला पता होगा, अगर तो AQ माइनस BQ का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ देखो A प्लस B दिया हुआ तो मैं इसके टर्म में लिखता हूँ, तो A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB, सॉरी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है प्लस के टर्म में, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, ये इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ले लेते हैं, तो A माइनस B ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, क्योंकि हमें निकालना है इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो हम फोकस हमारा इस पे रहेगा। तो चलो इसको वैल्यू पुटअप करते हैं जो दिया हुआ है। तो AQ माइनस BQ का जो दिया हुआ वैल्यू 125 और A माइनस B का वैल्यू हमें नहीं पता है, पर हम इन दोनों का यूज़ करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको देखो सोल्व करते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, A प्लस B इंटू A माइनस B का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है 5 और A माइनस B का हमें चाहिए ही वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भी A माइनस B का वैल्यू आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो बस इसको रख दो यहाँ पे 5, और इसकी वैल्यू तो चाहिए ही थी, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू निकालना था उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आंसर, ठीक है। तो हमें जिसका वैल्यू चाहिए था वो मिल गया, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है एक त्रिभुज में यार एंगल दे रखा है, एंगल A दिया रखा है 2x है, एंगल B जो दे रखा है 3x माइनस 12 है, और एंगल C जो है 5x माइनस 18 है, ठीक है। तो यार इससे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, कौन का मान बताना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसका वैल्यू बताना है। तो ये तो पता होगा त्रिभुज का जो अगर तीनों एंगल को जोड़ दो तो 180 आना चाहिए। तो चलो इनको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10x माइनस 10x माइनस 30, और इसकी वैल्यू आ गई कितना 180, इसके बराबर आ जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो 10x का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा उधर जाके 210 हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई 21, ठीक है। तो एक का वैल्यू x का वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो इसका आ जाएगा 42, और इसका कितना आ जाएगा 63 माइनस 12, और इसका आ जाएगा 105 माइनस 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1, ये था हमारे पास 63 था ना, ठीक है, और ये हो गया 51, और ये हमारे पास आ गया 787। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 42, तो सबसे स्मॉलेस्ट 42 हो गया, अगर सबसे लार्जेस्ट पूछेगा तो 87 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ 2400 रुपया, और टाइम दिया हुआ है 10 साल, और SI का वैल्यू दिया हुआ है 1200, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो सिंपल सब फॉर्मूला है, रेट अगर तुम्हें निकालना है तो रेट के लिए क्या करेंगे, P इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू, अगर इस पे नहीं जा पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल SI का फॉर्मूला लगा लो। तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, यही होता है,
तो SI का वैल्यू दिया हुआ है 1200 बराबर 2400 इंटू R की वैल्यू हमें निकालनी है और T दिया हुआ है 10 साल, ठीक है, अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और 12 से 100 टाइम्स गया और ये 12 से 2 टाइम, इधर कितना हो गया 20 ले लेते हैं और ये 5, यानी R की वैल्यू आ गई 5%। सिंपल। तो अगर वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अब हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वहाँ पे SI इंटू 100 हो जाता है, SI इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा क्या P इंटू T, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। अगर क्रय अंकित मूल्य का 75% हो, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 15% बट्टा दिया जाए यानी डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन के अनुसार इसको लिख लेते हैं कि बोला जा रहा है कि अगर जो CP है हमारा क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है, यानी ये मान लो अंकित प्राइस है, इसका कितना है 75% है, ठीक है। तो CP अपॉन AP का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4, 75/100 हो जाएगा तो 3/4 हो गया, ठीक है। तो CP अपॉन AP का वैल्यू आ गया 3/4, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उस पर 15% बट्टा दे रहे हैं, ठीक है। तो 15% का बट्टा दिया जा रहा है, 15% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट यार किस पे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है हमारा AP पे लगाते हैं, यानी अंकित प्राइस जो रहता है उस पे हम लोग बट्टा देते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो रेशियो है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ नंबर बड़ा कर लेते हैं, आसानी रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट % निकालना है, ठीक है। तो इससे इजी रहेगा। तो अब देखो 400 अगर अंकित प्राइस है तो इस पर 15% डिस्काउंट देना है, तो हमारे पास SP कितना आ जाएगा 400 इंटू 15% डिस्काउंट है यानी 85/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 5 हो जा और ये 340 आ गया। तो अब देखो SP हमारे पास आ गया है 340 और CP कितना था 300, तो प्रॉफिट % कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन CP कितना है 300, ठीक है। तो ये कितने टाइम गया 3 टाइम और ये कितना आ जाएगा 13.33% प्रॉफिट आ गया, ठीक है। प्रॉफिट % कितना हो गया 13.33, 40/3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ अलग मेथड सीख पाएंगे क्योंकि इससे फास्ट होता है थोड़ा, ठीक है। अब चलते हैं जीके वाले पार्ट पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो हमारे पास अब जीके का पोर्शन आते हैं जीके पे। तो जीके में पहला सवाल जो पूछा गया था 28 दिसंबर का जो शिफ्ट था, तो उसमें पूछा गया कि गोबी मरुस्थल जो गोबी डिज़र्ट है वो कहाँ है। तो गोबी कहाँ है, मंगोलिया में है, ठीक है। याद रखेंगे जो गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पे है, मंगोलिया में है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो आपको पता है पहला युद्ध कब हुआ था 26 में, फिर दूसरा युद्ध कितना में हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर, इसमें था अकबर और हेमू के बीच हुआ था जो दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, URL, ठीक है। तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म, कुछ फुल फॉर्म्स ज़रूर आ रहे हैं यार, तो आप फुल फॉर्म ज़रूर देख कर जाएं एग्ज़ाम के पहले। रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये आप हमेशा देखते होंगे जब अब ब्राउज़र खोलते होंगे तो HTTPS URL समथिंग आता है, तो उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो उसी तरह से आप जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स आ रहे हैं उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह,
गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये कब किए थे, तो ये 1699 ईस्वी में किए थे। खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। और कब? 1699 ईस्वी में। बस आपको एक बार सुन लेना है, उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब करंट का एक क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, जो 2020 का आयोजन हुआ, वो गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। ये कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण हुआ इस बार का 2020 का, वो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण इसका था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या था? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब है कि अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। ये कहाँ पे है? जोजिला, एक मिनट, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ज़िला जो है जोजिला दर्रा जो है। ठीक है, जोजिला पास। तो ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो देख रहे हो दर्रे से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करो, सारे जो इससे रिलेटेड है उसको आप लोग करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक में कौन सा सदस्य देश नहीं है? ये पूछा गया था, तो इसका आंसर होता पाकिस्तान होता। तो आप क्या करिए कि बिम्स्टेक में जितने सदस्य देश हैं उसको आप ज़रूर देखें। तो बिम्स्टेक में उसके सदस्य देश का नाम मैं बताता हूँ। तो उसमें कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, थाईलैंड है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ठीक है, कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे जो ग्रुप दिया हुआ है आप उसमें मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन किन बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो विलय हुआ है वो है विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दो बैंकों का विलय हो गया है। ठीक है, अब वो अगला क्वेश्चन था, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या होती है 552। तो लोकसभा में क्या होता है कि 2 सीट जो होता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है किन 2 शहरों के बीच चली थी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, पहली जो एक्सप्रेस थी। ठीक है, तो और जो इससे रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहला जो किसान रेल कहाँ से चला है? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चला है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और रेलवे से रिलेटेड आपको पता होगा सीईओ कौन बने हैं? विनोद कुमार यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो गए आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे। कौन है? आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर, जो सेरीकल्चर है वो किससे रिलेटेड है? सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर ये होता है रेशम कीट से संबंध, जो रेशम कीट का जिसमें अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुडुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो कुडुनकुलम जो है तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु, कुडुनकुलम। तो ये ध्यान रखेंगे, कुडुनकुलम कहाँ? तमिलनाडु, ये कन्याकुमारी के पास में है। और इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे, कैगा जो है कर्नाटक में है, काकरापारा जो है वो सूरत में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन था, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो कौन है? तो इसके लेखक है कल्हन। कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन।
इससे रिलेटेड जो भी बुक है, मुद्रा राक्षस हो गया, डिवाइन लाइफ हो गया, इससे आप उनके राइटर्स के नाम याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त है, ठीक है। और डिवाइड कॉमेडी के दाते हो गए, डिवाइन लाइफ के शिवानंद हो गए, अष्टाध्यायी पाणिनि हो गए, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसे दिया गया था? तो ये अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी थी। ये मलयालम की कवि है। कौन? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इनको निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था, ठीक है। ये निर्विरोध राष्ट्रपति इकलौते बने हैं नीलम संजीव रेड्डी, वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू संधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हमारा शिमला में है। कहाँ है? केंद्रीय आलू जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? शिमला में। तो गन्ना कहाँ पे है? लखनऊ में। केला के लिए त्रिची तमिलनाडु में। और चावल जो बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करेंगे तो फिलीपींस हो जाएगा, अगर भारत में बात करेंगे तो वो कटक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ऑप्शन दे रखे थे और उसमें पूछा था कि कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है? तो उसके अकॉर्डिंग आंसर था इंसेफेलाइटिस। कौन सा था? इंसेफेलाइटिस। जो इंसेफेलाइटिस होता है वो कौन सा है? वो वायरस के थ्रू होता है। ये होता है वायरस के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं CPU। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो ये जहाँ पे वैक्यूम रहता है यानी निर्वात रहता है तो वहाँ से साउंड जो है नहीं गुजर सकती है, तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर रहा था ये। मॉम के तहत मंगलवार को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में मंगल की कक्षा में कब स्थापित किया गया? तो ये जब सक्सेसफुली किस डेट को लॉन्च हुआ था? तो ये 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? चंद्रयान 1, 2 जो भी डेट्स उससे रिलेटेड है उसको आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के स्थलरूप देश कौन है? तो बोलीविया और पराग्वे। कौन सा है? बोलीविया और पराग्वे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा बोलीविया और पराग्वे। ये कौन से देश हैं? दक्षिण अमेरिका के स्थलरूप देश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में कौन सा राज्य भाग नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें लेकिन सिक्किम जो है वो नहीं आता है पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। ये याद रखेंगे, सिक्किम जो है नहीं आता है। अगला है, पिनाक क्या है? पिनाक PINAC। पिनाक क्या है? तो पिनाक क्या है? DRDO द्वारा विकसित बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO ने इसको डेवलप किया है। और ये क्या है? ये बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है। इसके मतलब एक रॉकेट लॉन्चर से बहुत सारे मिसाइलों को क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, पिनाक से। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? केरला में। सबरीमाला कहाँ पे है? केरला में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली में नहीं है? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, तो जो बुलंद दरवाज़ा था वो फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो दिल्ली में कौन कौन सा हो जाएगा? लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं मकबरा, ये सब दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरुआत किया गया था 4 फरवरी 2015 को। 4 फरवरी 2015 को ये किसके लिए शुरू किया गया था? तो बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका
द्रव्यमान कितना होगा। देखिए अगर चंद्रमा पे आप जाते हैं तो आपका जो होता है मास चेंज नहीं करता है, बट वेट क्या होता है, वेरी कर जाता है। वेट क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, और ये कितना हो जाएगा 1/6। अगर आपका अर्थ पे मान लीजिए कि 600 न्यूटन है, इसका आपका वेट है, तो आप अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी आप चंद्रमा पे 100 न्यूटन ही आपका वेट हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए 60 केजी के आप अर्थ पे हैं तो आप चंद्रमा पे भी 60 केजी ही रहेंगे, ठीक है, आपके मास में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे बंगाल विभाजन का। अगला क्वेश्चन था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तट रेखा कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में मापते हैं, ग्राम मोल में, ठीक है, मोल में नापते हैं, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीमें थी। तो जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 10 ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और ये हुआ कहाँ था, तो इंग्लैंड एंड वेल्स में, ठीक है। इसमें विनर कौन रहा, तो विनर रहा, इसमें विनर आपके थे इंग्लैंड फर्स्ट टाइम विजेता हुआ, और वो विजेता था न्यूजीलैंड। और जो सीरीज़ हुए मैन ऑफ द सीरीज़ हुए वो केन विलियमसन हुए, और उसमें मैन ऑफ द मैच हुए बेन स्टोक्स। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो रोहित शर्मा। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो मिचेल स्टार्क ने 27 विकेट लिए, और रोहित शर्मा के नाम 648 रन है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड और इस बार के वर्ल्ड कप में, और इन्होंने 27 विकेट लिया था, कौन, मिचेल स्टार्क्स ने। तो 648 रन और 27 विकेट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में जोड़ा गया है कुछ साइट्स को, आप उनको देखेंगे तो टोटल अभी 41 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था। हम लोग मैथ और जीके को साथ में लेके चलेंगे, तो इसी तरह आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।